Hello dear student, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. I hope आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एईसी प्लस लेकर आया है आपके लिए आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिया है और उसको एक सीरीज में क्लब कर दिया जिसका नाम है आगाज। इससे आपको 2024 में कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या कोई भी स्टेट एई जेई हो, आपको इससे बहुत हेल्प होने वाला है। आपका काम है बस कंटिन्यूटी मेंटेन करके जुड़े रहना, साथ में प्रैक्टिस करना। और भी क्या है कि आप जैसे भी हम कोई भी न्यूमेरिकल है पहले खुद से सोल्व करने के प्रयास करिए, यानी कि आप कॉपी पेन पास में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे आपको उसको नोट डाउन करते चलना है। ओके, क्योंकि जब आपका पूरे जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास अच्छा खासा न्यू डेटा आ जाएगा जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगा। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग 6 क्लास कंप्लीट कर लिए। हम लोग क्या देख रहे थे? बेसिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन का क्वेश्चन क्या क्या और बन सकता है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी आज आपका 7th क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन का अरेंजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब है। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल डी इन mm एंड थिकनेस ऑफ प्लेट टी mm इज गिवन बाई। आपको एनविन्स फॉर्मूला के बारे में बताना है, आपको गिवन ऑप्शन से कौन सा रिलेशन सही है। ओके, चलिए। जो अनविन्स फॉर्मूला होता है इज यूज टू फाइंड, क्या हम लोग इससे निकालते हैं? डायमीटर ऑफ बोल्ट या रिवेट। ध्यान रखिएगा, अनविन्स फार्मूला आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चाहे तो आपको पूछ देगा अनविन्स फार्मूला से क्या निकालते हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं सर? डायमीटर निकालते हैं। किसका? रिवेट या बोल्ट का। दूसरा आपसे रिलेशन पूछता है, जो रिलेशन इसका होता है मोर प्रिसाइज, जो रिलेशन होता है डी इक्वल टू होता है सर क्या? 6.04 अंडर रूट टी मिनिमम। ये आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया कौन सा? अनविन्स फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया आपका? अनविन्स फॉर्मूला। ओके, ये आपका हो गया अनविन्स फॉर्मूला। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना आज के बाद। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसमें आपका क्या है? आपका टी जो है, टी जो है, टी आपका जो है, टी क्या है इसमें? टी जो आपका है, टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। किसमें यूनिट लेना है, ध्यान रखना है, इसमें mm में यूनिट ले रहे हैं, किसमें? मिलीमीटर में यूनिट लेंगे तब आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। एक फॉर्मूला और आता है d इक्वल टू 1.91 अंडर रूट टी मिनिमम। ये भी फॉर्मूला क्या है सर, आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, इसमें जो है आपका, इसमें जो आपका टी का जो यूनिट रखना है, जो टी का यूनिट रखना है किसमें? सेंटीमीटर में। दोनों क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्या, कि अगर आपका mm में आपका दिया हुआ है आपका t, तो आपका 6.04 आपको यूज करिएगा। और अगर आपका सेंटीमीटर में आपका t दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो आपको 1.91 अंडर रूट टी मिनिमम लिख रहा हूं। मिनिमम मींस यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है ना, उसके हम लोग यहाँ पे थिकनेस ले लेंगे। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा? मोर प्रिसाइज आपका क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें 6.01 अंडर रूट टू दिया है, लेकिन सबसे जो मोस्ट प्रिसाइज आपका आंसर है 6.04। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 04 और 01 में ज्यादा का वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, तो आपका जो वैल्यू निकाल के आएगा बहुत आपका वेरिएशन कम होता है। तो आप दोनों में से कोई एक को फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, आप इसको याद रखिए। बस ध्यान रखना है कि आपको यूनिट किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया। सेंटीमीटर में देगा तो आपका 1.92 अंडर रूट टी मिनिमम हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए। ये पूछ रहा है सर, प्रेइंग फोर्स आर द एडिशनल, आपका बताना है प्रेइंग फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए।
ये क्या है कि आपका टी सेक्शन है, क्या है ये जो टी सेक्शन है, और इससे आपको प्लेट, ये क्या है प्लेट है, ये आपका क्या है सर, ये प्लेट है, ये आपका जो है ना प्लेट है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं प्लेट। जो टी सेक्शन है आपका है वो आपका प्लेट से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, बोल्ट के थ्रू, ये आपका क्या है सर, बोल्ट है, इसके थ्रू आपका कनेक्टेड है। ओके चलिए, अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगाया, एफटी हम लोग क्या लगाए, इसमें टेंसाइल फोर्स लगाए, तो टेंसाइल फोर्स लगाए, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद आप में जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फोर्स का कितना, इसमें आपका T/2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और इसमें आपका T/2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। टी हम लोग ऊपर लगाए तो जो आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, T/2 यहाँ आना चाहिए, लो T/2 आना चाहिए यहाँ। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका क्या, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है सर, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया, गैप आ गया, क्या है, खिंच गया, इस तरह से खिंच जाने के कारण क्या हुआ कि आपका जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट पे क्या लगेगा, ये पॉइंट पे आपको क्या लगेगा, यहाँ पे भी आपको टेंसाइल फोर्स लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा आपका, जो कि Q लगेगा, यानी कि आपका T/2 तो आ ही रहा था, प्लस में Q यहां भी और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका जो है ना, आपका प्लेट जो है ना, जब इसे खींचेगा ना, तो इस तरह से प्लेट आपको इस पे भी फोर्स लगाएगा, जो कि टेंसाइल फोर्स लगाएगा, तो क्या लगाएगा, T/2 तो पहले से आ रहा था, एडिशनल फोर्स आपका Q आ गया, ये एडिशनल टेंसाइल फोर्स को, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल टेंसाइल फोर्स आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेइंग फोर्स। आज के बाद इसको ध्यान रखना है, ये एक क्या है सर, टेंसाइल फोर्स है जो एडिशनल आ गया। ये जनरली जो आपका किसमें, आपका किसमें देखने को मिलता है, हम लोग हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ये क्या होता है सर, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन, इसका भी फुल फॉर्म पूछ चुका है, ध्यान दीजिए। इस आपका बोल्ट में, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है, स्लिप कंडीशन नहीं होता है, ये हाई स्ट्रेंथ का होता है देखने को इसमें, मतलब आपको देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि स्लिप कंडीशन इसमें जनरेट नहीं होता है। वहीं पे आपका ऑर्डिनरी बोल्ट है, ऑर्डिनरी बोल्ट में क्या होता है, ये खिंच जाता है, खिंच जाने के बाद यहाँ पे जो आपका जो प्लेट का जो यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा, जो लोड लगेगा, वो यहाँ पे एडिशनल नहीं आएगा। तो देखने को किसमें मिलता है, आपको HSFG आपका बोल्ट में आपका प्रेइंग फोर्स देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो एडिशनल टेंसाइल फोर्स हुआ सर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेइंग फोर्स बोल रहे हैं। ओके चलिए, अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, शेयरिंग फोर्स ऑन द बोल्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग जॉइंट, नो। बेंडिंग फोर्स, नो। टेंसाइल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट लीडिंग टू डिफॉर्मेशन, यस। टेंसाइल फोर्स जो आपका लगाया कहां, फ्लेक्सिबिलिटी कनेक्टेड टू पार्ट्स लोडिंग टू डिफॉर्म स्ट्रक्चर, इससे कारण आपका प्रेइंग फोर्स जनरेट हुआ। तो सी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। आज के बाद याद रखिएगा, प्रेइंग फोर्स सिंपली क्या है, एक एडिशनल टेंसाइल फोर्स है, एडिशनल टेंसाइल फोर्स है। ओके चलिए, इसको हम लोग और रिमूव कैसे कर सकते हैं सर, इसको हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, जो आपका प्रेइंग फोर्स है, आपका जो प्रेइंग फोर्स है, रिमूव्ड बाय प्रोवाइडिंग, किसके कारण से, थिकर प्लेट एंड लिमिटिंग द एज डिस्टेंस ऑफ बोल्ट। ये दो चीज से प्रेइंग फोर्स अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो आप थिकर प्लेट यूज कर लीजिए, या फिर आपका लिमिट कर दीजिए कि इसका एज डिस्टेंस को आप एक लिमिट में रख दीजिए, तो आप इसको प्रेइंग फोर्स आपका रिमूव हो जाएगा। ये सब जानकारी आपको प्रेइंग फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिवेट्स शेयर इक्वली इन नॉन एसेंट्रिकल लोड इज वैलिड एट ए लोड। ये पूछ रहा है, कॉमन एजम्पशन जो है किसमें, रिवेट में, शेयर इक्वली इन नॉन एसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट
बिलो द वर्किंग लोड, इक्वल टू द वर्किंग लोड, एबव द वर्किंग लोड, इक्वल टू फेल्यूर लोड। आपको रिवेट का जितना भी एजम्पशन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आपको एजम्पशन उठा के एग्जाम में पूछते रहता है, मल्टीपल ऑप्शन में भी कई बार पूछता है। तो ये देखिए सर एजम्पशन क्या है, किसका है, आपका रिवेट कनेक्शन का एजम्पशन है। ये एजम्पशन जो आपको है पूरे याद होना चाहिए। पहला बोल रहा है सर, रिवेट आर एज्यूम टू बी स्ट्रेस इक्वली। जो रिवेट आपका है ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग, मानते हैं कि स्ट्रेस इक्वली स्ट्रेस है आपका। ओके चलिए, दूसरा बोल रहा है द रिवेट होल इज एज्यूम टू बी फिल्ड कंप्लीटली बाय ए रिवेट। मतलब जो आपका होल है ना वो आपको कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए किससे, रिवेट से। ये आपका एजम्पशन है। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, जो फ्रिक्शन होना चाहिए प्लेट के बीच में वो आपको नेग्लेक्ट करना है। शियर स्ट्रेस इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर यहाँ पे इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। स्ट्रेसेस इन प्लेट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, जो स्ट्रेस होता है प्लेट में ये इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके, बेंडिंग ऑफ रिवेट इज नेग्लेक्टेड, ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि बेंडिंग ऑफ रिवेट जो है हम लोग इसमें नेग्लेक्ट करते हैं। बेरिंग स्ट्रेस इज इनफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट, जो बेरिंग स्ट्रेस है, क्या बेरिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग और बेरिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। बेंडिंग आपको नेग्लेक्ट करना है, लेकिन बेरिंग स्ट्रेस जो होता है यूनिफॉर्म होता है किसमें, प्लेट और रिवेट के बीच में। ये सब एजम्पशन आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए, अब जो बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिवेट्स शेयर इक्वली नॉन एसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट बिलो द वर्किंग लोड, इक्वल टू वर्किंग लोड, above the working load, and no, D is the correct answer, इक्वल टू फेल्यूर लोड, क्योंकि ऑल स्ट्रेस आर इक्वली स्ट्रेस, इसके कारण आपका इक्वल टू फेल्यूर लोड होगा, यानी डी आपका क्या हो गया सर, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सब एजम्पशन को आप एक बार ध्यान रखिएगा, और कई एग्जामों में पूछा गया है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द नॉमिनल बेयरिंग strength of bolt is given by 2.5 kV dt into fu where kV depends upon। सर जब आप निकालते हैं बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालते हैं, जैसे शेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालते हैं, ऐसे ही हम लोग बेरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। जब बेरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला दे दिया एग्जाम में, कोई बिग डील नहीं है। 2.5 kV DTFU नहीं आपको पता है तो आप इसको याद कर लीजिए, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें पूछ रहा है जो केबी होता है ना किस पे डिपेंड करता है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो इससे आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है और कौन आपका गलत है। ओके चलिए, ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा, नहीं भी हो रहा तो मैं आपको बता रहा हूं। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होता है सर, जिसको हम पीबी बोल रहे हैं, ये होता है 2.5 kV D इंटू टी इंटू FU। अब समझिए टी क्या है सर, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट। हमेशा आपको मैंने बताया है जो टी जो लेना है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का लेना है, ठीक है। अब जो केबी है मिनिमम, ये जो वैल्यू है ना इसमें से जो आएगा उसमें हम लोग मिनिमम एडॉप्ट कर लेंगे। क्या है सर, E/3 DH। DH क्या है, डाया होल डाया है, मतलब कि ग्रॉस डाया की बात कर रहा है। DH मीन्स होल डाया, और क्या है P/3 DH माइनस 0.25, यानी कि एक ये है और एक ये दो वैल्यू है, एक ये है ये है, चार वैल्यू में जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग यहाँ पे एडॉप्ट कर लेंगे। E/3 DH, P/3 DH माइनस 0.25, FUB/FU एंड 1, इसमें से जो मिनिमम आएगा सर आपको यहाँ पे अडॉप्ट कर लेना है केबी की वैल्यू। ओके चलिए, अब इसमें आपसे पूछा था केबी किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए केबी किस पे कर रहा है, ई मतलब एज डिस्टेंस पे कर रहा है, ओके, पिच डिस्टेंस पे कर रहा है, पी मींस पिच डिस्टेंस पे कर रहा है, बोल्ट होल डायमीटर पे कर रहा है, होल डाया पे कर रहा है, नॉमिनल डाया पे आपका क्या है, इस पे बेस नहीं है, किस पे का, डीएच मींस होल डाया पर आपका बेस्ड है, यानी कि ये भी आपका सही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड ये इसको क्या बोलते हैं, एफयूबी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और आपका क्या है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं एफयू। यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पे डिपेंड करता है, और किस पे, बोल्ट डाया पे आपका होल डाया पर आपका डिपेंड करता है, पिच डिस्टेंस पे करता है, इन डिस्टेंस पे आपको करता है। ओके, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एस डिस्टेंस पे करता है, ओके, बोल्ट डायमीटर पे नहीं करता है, आपका होल डायमीटर पर करता है, यानी कि डीएच पे करता है। डीएच बोल दीजिए, डी डैश बोल दीजिए, या डी नोट बोल दीजिए, आप किसी चीज से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा आपको, आप जैसे भी आप याद करके रखें। ओके,
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यस करता है, एफयू बी पे करता है, और क्या है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यानी कि एफयू पे भी करता है, यानी सभी पे डिपेंड करता है। सिर्फ अब आपका बोल्ट डायमीटर पे आपका क्या वेस नहीं होता है। बोल्ट डायमीटर यानी कि आपका दूसरा गलत हो गया, यानी कि ये गलत हो गया, आपका ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ओके तो आपका क्या बचा 1 3 4 5, 1 3 4 5 यानी आपका ए क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके अब क्या है ये हम लोग निकाल लेते हैं कि बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि सर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बता दीजिए, इसको हम लोग पीएस से, एस मींस शेयरिंग स्ट्रेंथ, बी मींस बेयरिंग स्ट्रेंथ, बस कंफ्यूजन नहीं होना, नाम का हम लोग कैसे डिनोट करेंगे देखना है। जो आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होता है m इंटू पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू एन। अब समझिए m क्या है सर, m क्या है अगर आपका शेयर बताता है, शेयर केस बताता है, अगर आपका सिंगल शेयर है तो आपको 1 वैल्यू ले लेंगे, अगर आपका डबल शेयर है तो आप उसको 2 वैल्यू ले लेंगे, यानी m की वैल्यू 1 2 आपका शेयर केस पे डिपेंड करेगा कितना शेयरिंग प्लेन उसमें जनरेट हो रहा है। ओके ओके चलिए अब यहां पे क्या है कि एफ एस जो हम लोग निकालेंगे, जो एफ एस है क्या एफ यू अपॉन रूट 3 1.25, एफ यू इज अल्टीमेट स्ट्रेस। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज से फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, किसमें हम लोग बोल्ट के जब डिजाइन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बस यही खत्म हो गया था, लेकिन एडिशनल आपको और भी इंफॉर्मेशन दे दिया। अब फॉर्मूला तो आप याद कर रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके चलिए आपका ए आपका क्या हो गया, इसमें करेक्ट आंसर हो गया। एक सेकेंड मैंने क्या बता दिया आपको, यस यस ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए बोल्ट द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया है आपका, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है आपका 420 मेगा पास्कल। ओके एंड द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका दिया है, बोल्ट की बात कर रहा है, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है कितना दिया सर 100 mm स्क्वायर। व्हाट इज द नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, यानी कि आपको नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी आपको निकालना है। ठीक है नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, जिसको हम लोग TNB से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि टी क्या हो गया टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हम लोग निकाल रहे हैं, क्या नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी वाला, जिसको हम TNB किए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, TNB इक्वल टू 0.9 इंटू ANB क्या नेट एरिया ऑफ बोल्ट इंटू आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके चलिए सिंपल फॉर्मूला याद रहेगा, आप इजिली इसको सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। यहां से आप सोल्व करने के बाद आपको बस क्या सब कुछ दिया हुआ है वो फॉर्मूला में आपका वैल्यू पुट करना है। ANB सर डायरेक्ट दे दिया आपका कितना 100 दे दिया, इनटू आपका FU भी कितना दे दिया 420 दे दिया, कितना 420 दे दिया। आप इसको सोल्व करिए 0.9 इंटू 100 इंटू 420, यह आया सर आपका कितना 37800 न्यूटन आया। जब इसको हम लोग किलो न्यूटन में करेंगे तो 100 से आपको 1000 से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सर डिवाइड करना पड़ेगा, 37.8 किलो न्यूटन आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था, सब कुछ दिया हुआ था, बस आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सर डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी 37.8 यानी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर द ब्रैकेट कनेक्शन शोन इन द फिगर विच बोल्ट हैव मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोल रहा है, कौन सा बोल्ट जो है इसमें जो है मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स आपको देगा। चलिए ठीक है, जब भी आपका ब्रैकेट कनेक्शन का क्वेश्चन आए तो आपका जो है एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का, FD स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर प्लस 2FD इंटू FT कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं ब्रैकेट कनेक्शन में, तो ये फॉर्मूला सर हम लोग यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने इसको अंडर रूट में होता है, किसमें अंडर रूट में होता है, तो हम लोग अंडर रूट इसको
प्रेम से लगा दीजिए। ये फॉर्मूला आपको होता है, इसको आज के बाद आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए इसमें एफ डी जो है ये क्या है सर, शियर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड, मतलब जो डायरेक्ट लोड लग रहा है आपका 200 किलोन्यूटन का, इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसको एफडी बोला। एफटी क्या हुआ सर, शियर स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो आपका शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ वो आपका क्या हो गया, एफटी हो गया। और आपका क्या है, कॉस थीटा, तो आपका जितना एंगल आपका दिया होगा उस हिसाब से थीटा आप पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के लिए। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है विच बोल्ट है मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स इसमें देखिए कि इसमें थीटा पे डायरेक्टली आपको डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखिएगा। जो आपका ऐसे लिखिए, क्रिटिकल बोल्ट which have minimum angle and radial distance is more from CG of बोल्ट ग्रुप। ओके, चलिए ध्यान से समझिए इस बात को। क्रिटिकल बोल्ट इसमें से वो होगा जिसमें आपका एंगल क्या होगा सर, आपका एंगल क्या होगा, मिनिमम एंगल होगा। यानी कि थीटा का जो वैल्यू है, मिनिमम एंगल बोले यहाँ पे, थीटा की जो वैल्यू है आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, वो आपका क्रिटिकल बोल्ट होगा। दूसरा क्या होता है सर, अगर आपका जो सीजी आपका क्या है, ये आपका पूरे बोल्ट ग्रुप का, आपका जो बोल्ट ग्रुप है उसका क्या है, सीजी है, ये सीजी पॉइंट है। इससे जो जितना ज्यादा आपका रेडियल डिस्टेंस होगा उतना वो आपका क्रिटिकल बोल्ट होगा, यानी कि वो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स देगा। तो यहां पे देखिए 4 जो बोल्ट है इसका जो आर डिस्टेंस है एज कंपेयर टू 3 2, और इसका कोई भी नोमेनक्लेचर दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं 4 का और 6 का, 4 का 6 का जो रेडियल डिस्टेंस है सबसे ज्यादा है। और एक कंडीशन और सेटिस्फाई होना चाहिए कि इसका जो एंगल होना चाहिए ये भी आपका मिनिमम होना चाहिए। आप ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि सर एक इसमें क्या लग रहा है, इसमें एक आपका लग रहा है क्या, डायरेक्ट फोर्स लग रहा है लोड के कारण, एक आपका लग रहा है कौन सा, एक आपका लग रहा है ट्विस्टिंग के कारण। इससे बीच के जो एंगल जो बना रहा है ये भी मिनिमम होना चाहिए। यानी कि जो आपका नंबर 4 बोल्ट है इसका क्या है, रेडियल डिस्टेंस ये से ज्यादा है, क्योंकि 1 2 3 4 इसी को आपको डोनेट किया है, तो आपका क्या है कि रेडियल डिस्टेंस आपका सीजी जो है बोल्ट ग्रुप का इससे ज्यादा है, तो 4 का जो है रिजल्टेंट क्या होगा, 4 का ज्यादा आएगा, यानी बोल्ट 4 का आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। ये इसमें कंसेप्ट था, ये सब पूरा और आपको भी पता होना चाहिए फॉर्मूला, और साथ में और भी क्रिटिकल बोल्ट क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। चलिए ओके, कहां से ये सब आया, ये सब कंसेप्ट आपको सिंपल फॉर्मूला से ही आया। ठीक है, चलिए ओके, यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट बोल्ट इन लाइन लाइंग इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फॉर टेंशन मेंबर। यानी ये पूछ रहा है ना सर, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि फोर्स लग रहा है आपका, तो मेंबर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पिच डिस्टेंस बोलते हैं। यानी किसको, किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस आप बता दीजिए अगर आपका क्या है, टेंशन मेंबर है। कौन सा मेंबर है, टेंशन मेंबर है। ओके, सारा कुछ आपको डायमेंशन दिया हुआ, बस फॉर्मूला आपको पुट करना है। आपको ये डेटा याद रखना है कि सर जो ये जो होता है ना क्या, 16T, और दूसरा होता है सर, क्या होता है सर आपका 200 mm। दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग यहां पे अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए अब 16T और 200 दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। टी क्या है सर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है। ओके, ये ध्यान रखना है।
16 इंटू, यहाँ पे तो आपको एक ही थिकनेस दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 16 इंटू 12, जब इसको आप सोल्व करोगे 16 इंटू 12 कितना का 192 आया सर, आपका 192 आया mm। और ये आपका 200 mm तो दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो मिनिमम हम लोग कितना ले लेंगे, हम लोग 192 mm आप मैक्सिमम पिच डिस्टेंस आप दे सकते हैं, यानी कि आपका क्या हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम पिच डिस्टेंस किसके लिए, किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए, आपको क्वेश्चन पढ़िए और जब भी सॉल्यूशन करिए तो आपको क्वेश्चन को लिंक करना सीखिए। यहां से सर आपका टेंशन पूछ दिया, इसी समझिए कंप्रेशन पूछ देगा तो क्या होगा, तो दोनों रिलेशन आपको याद होना चाहिए। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है सर 12T और दूसरा क्या है 200 mm। इसमें से जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, चलिए यहां से, लेकिन क्वेश्चन में आपके किसके लिए पूछा, टेंशन मेंबर के लिए पूछा है, तो क्वेश्चन आपका 192 यही आपका खत्म हो गया। ठीक है, बस आगे के लिए आपको यह भी ध्यान रखना है, यानी आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन को लिंक करना सीखिए कि और नया क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है, तब जाके आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए टाई मेंबर हैज ट्रांसमिट ए पूल ऑफ 300 kilonewton. A member is connected to 12 mm thick plate with butt joint. The permissible bearing stress is 300 megapascal. Bearing strength of one rivet. किसके लिए पूछ रहा है सर, बेयरिंग स्ट्रेंथ बताइए आपका वन रिवेट के लिए। सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, सिग्मा बेयरिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ आपका 300 मेगापास्कल। ओके, टाई मेंबर ट्रांसमिट पुल फोर्स कितना दिया हुआ आपका 300 किलो न्यूटन। ए मेंबर इज कनेक्टेड टू, यानी थिकनेस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ सर आपका 12 mm दिया हुआ है। और कुछ डेटा दिया हुआ क्या, नहीं, आपसे पूछ रहा है सर बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बता दीजिए। क्या बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, आप सिंपली रिवेट का बता दीजिए बेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, PBR से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है सर, ये होता है स्ट्रेस निकाल रहा है तो एरिया T डैश इंटू T इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या, सिग्मा BR, ये आपका फॉर्मूला होता है, जो कि आपको क्या करना है सर, इसको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका बेरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। क्या, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने के लिए, जिसको PBR बोल रहे हैं। डी डैश आपको बताया था कि डी डॉट लिख दो, डी डैश लिख दो या DH लिख दो सब, यानी कि यहाँ पे क्या लेना है, डाया ऑफ होल लेना है। क्या लेना है, डाया ऑफ होल लेना है। अब ये फॉर्मूला में क्या क्या आपको कमी है ये देखने की बात है। सबसे पहली तो बात है सर, हमको ये पता है, ये पता है, लेकिन डी डैश हमको नहीं पता। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या जुगाड़ बनाना है। तो कोड ने क्या बोला आपको, अनविन्स फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, जो अनविन्स फॉर्मूला था ये आपको क्या बताया था मैंने, 6.04 अंडर रूट टी मिनिमम, किसमें, MM में। तो आपका 6.04 अंडर रूट 12, जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करिए साथ में आप भी, अंडर रूट 12 इंटू 6.04, ये सर आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है 20.9231 आया आपका क्या, आपका डायमीटर मान लीजिए MM में आ गया। ये आपका क्या आया, नॉमिनल डायमीटर निकल के आया, ग्रॉस डायमीटर नहीं निकल गया, यानी डायाफोल नहीं निकला है। अब यहां से आपको निकालना पड़ेगा, मैं अगले पेज पे कर रहा हूं। आप जब डी डैश निकालोगे तो आपको मैंने बताया था रिवेट में, किसमें सर, रिवेट में। अगर अगर आपका क्या, जो आपका डी है लेस देन इक्वल टू 25 mm है, तो हम लोग
डी डैश जो वैल्यू लिखेंगे कितना, डी प्लस 1.5, कितना, डी प्लस 1.5, और डी ग्रेटर देन 25 mm है तो हम लोग कितना लेंगे, डी प्लस 2 लेंगे। आपका डायमीटर के वैल्यू सर 20 पॉइंट समथिंग आया, 20.9231 आया। इसमें सर आप कितना ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे 1.5, क्योंकि 25 mm से कम है, आप इसको ऐड कर दीजिए प्लस 1.5, तो आपका निकल के आया 22.4231 mm। ये आपका ग्रॉस डायमीटर निकल गया, यानी कि आपका डी का जो टेंशन था वो निकल गया, बाकी सब कुछ तो आपका दिया हुआ था। तो पी बी आर इक्वल टू था डी डैश, डी डैश कितना है सर, 22.423 डी डैश इंटू टी, टी कितना था, 12 था, इंटू बी आर कितना हुआ दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था, बेरिंग स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ था आपका, बेरिंग स्ट्रेस आपका 300 दिया हुआ था, तो आप यहां से इंटू 300 कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा इंटू 12 इंटू 300। ये आया किस में आया आपका, पेरिंग आपका 80, किस में आएगा आपका 8072, कितना आया 8072 न्यूटन में आया। इसको जब आप किलो न्यूटन में आप बनाओगे तो फागा 10⁻³ करेंगे तो आपका आएगा कितना, 80.72 किलो न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन था, बस आपको ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सर हम लोग ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होने के बाद आपका क्या है, फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूला के बाद आपको अनविन्स फॉर्मूला से हम लोग डायमीटर निकाल दिए, सारे वैल्यू को पुट कर दिए, पुट करने के बाद हम लोग आंसर आ गया जो कि आपका आया लगभग 80 किलो न्यूटन आया, कितना 80 किलो न्यूटन, बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 80.72 आया, आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 किलो न्यूटन आ गया आंसर। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये सब कंसेप्ट भी आपको याद रखना है रिवेट में। चलिए आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ M20 बोल्ट रिक्वायर्ड to connect the flange of ISSC 200 column and beam ISMB 400 which is carrying a reaction force of इतना किलोमीटर due to factored load, take a strength of bolt as इतना। सिंपल पूछ रहा है कि आप नंबर ऑफ बोल्ट बता दीजिए कितना लगेगा, आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको क्या है कि क्वेश्चन इतना आसान कर दिया, आपका कौन सा वैल्यू देके टेक स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको दे दिया। ठीक है, अब समझिए कि नंबर ऑफ बोल्ट जो निकालते हैं ये होता है फैक्टर्ड लोड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये फॉर्मूला होता है आपका। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है सर, ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है किसके लिए, आपको नंबर ऑफ बोल्ट अगर पूछा क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, तो फैक्टर्ड लोड जो आपका लोड दिया हुआ रहेगा उसको फैक्टर कर लेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालें कैसे, इसमें तो आपका वैल्यू दे दिया, लेकिन निकालते कैसे हम लोग, बेरिंग टेयरिंग और शेयरिंग में जो आपका मिनिमम आएगा उसको हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे और वही आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो जाएगा। ओके चलिए, फैक्टर लोड आपको कितना दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है 140 किलो न्यूटन, और आपका कितना दिया हुआ है सर, आपका स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है आपका 45.3, सारा किलो न्यूटन में है, तो यहां से सोल्व करिएगा तो आएगा 140 अपॉन 45.3, ये आ रहा है देखिए 3.09, तो हम लोग कितना बोल्ट करेंगे, 3.09 आया, यानी 3 से ज्यादा आया तो हम लोग कितना 4 बोल्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, कितना 4 वोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, और यहां से आपको सिंपली कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए आपका का टाइम कम वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, बस ये क्या रहा है कंसेप्ट चेक कर रहा है। हाँ, अगर आपका वहीं पे ईएससी का देते या गेट का एग्जाम देते तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट नहीं देता, आपको यहाँ से निकलवाता, शेयरिंग से निकालिए, बेरिंग से निकालिए, टेयरिंग से, उसमें से जो मिनिमम आता है आप उसको अडॉप्ट करते। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, सोल्व करना है, सिंपल, टाइम कम है, तो आपको सब वैल्यू दे दिया, बस चेक किया कि आपको नंबर ऑफ बोल्ट निकालने आता है कि नहीं निकालता है। तो आपका क्या आ गया सर, 4 वोल्ट आ गया, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फेल्यूअर्स ऑफ बोल्ट जॉइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशियंट एज डिस्टेंस? कौन सा फेल्यूअर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जब हम लोग क्या सफिशियंट एज डिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए। पॉसिबल फेल्यूअर ऑफ बोल्ट कनेक्शन, कौन कौन सा फेल्यूअर होता है बोल्ट कनेक्शन में? सबसे पहले तो ये जानिए, उसके बाद आगे कंसेप्ट सीखेंगे। पहला होता है सर टेंशन फेल्यूअर ऑफ बोल्ट, बेरिंग फेल्यूअर ऑफ बोल्ट, शियर फेल्यूअर ऑफ बोल्ट, शियर फेल्यूअर ऑफ प्लेट। इधर क्या चल रहा था, देखिए बोल्ट बोल्ट, शियर फेल्यूअर ऑफ प्लेट एंड स्प्लिटिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट, बेरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट। ये सब होता है आपका क्या बोल्टेड में क्या होता है, सब फेल्यूअर होता है, पॉसिबल फेल्यूअर है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नोट पॉइंट ये समझिए। आउट ऑफ द गिवन फेल्यूअर्स द लास्ट थ्री, यानी लास्ट थ्री कौन सा, 4 5 6, 4 5 6 जो है शियर फेल्यूअर, स्प्लिटिंग फेल्यूअर एंड बेरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट आर ऑकर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट इन डिस्टेंस। किसके कारण हो रहा है सर, इनसफिशिएंट अगर आप इन डिस्टेंस दे रहे हैं, इसके कारण आपका फेल्यूअर, स्प्लिटिंग फेल्यूअर, बेरिंग फेल्यूअर और शियर फेल्यूअर आपको देखने को मिलता है। insufficient providing proper in distance can be prevented by providing in distance. For the first three failure we need to design bolted connection. कहने का मतलब हुआ ना, ये जो तीन जो फेल्यूअर है ना, ये तीन फेल्यूअर को अगर आप सफिशिएंट इन डिस्टेंस दे दिए तो आपको फेल्यूअर नहीं होगा। लेकिन बाकी जो ऊपर का तीन है, टेंसेल फेल्यूअर ऑफ प्लेट, बेरिंग फेल्यूअर ऑफ बोल्ट, शियर फेल्यूअर ऑफ बोल्ट, इसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को बोल्ट का डिजाइनिंग पढ़ना पड़ता है। बाकी को तो आप इन डिस्टेंस से आप आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कौन सा आएगा इसमें, इसमें आपसे पूछ रहा है सर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग फेल्यूअर बोल्टेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस? जो शेयरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट, अभी हम लोगों ने देखा शेयरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट, क्या शेयरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट, स्प्लिटिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट, बेरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट, प्रॉपर एज डिस्टेंस देने के बाद इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि क्या ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सही कर लीजिएगा, इसमें क्या है गलत दिया है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, सी आपका शेयरिंग फेल्यूअर ऑफ प्लेट होगा। ओके, चलिए आई होप आपको अच्छा लगा। आप क्या है कि रिवीजन करके आइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एक साल में फुल फ्लेज तैयारी करें, एक सीट फिक्स करें, तो आपके लिए AEC+ लाया डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस। अगर आप AEJE की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विजय बैच, इसमें आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आपको इसमें कवर करा दिया जाएगा। SSC JEE 2024 अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए है बैच 1। कौन सा, बैच 1। इसमें आपको CBT1 CBT2 कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आपका वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश शासन में SDO बनना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए है क्या, प्रहार बैच। इसमें टेक्निकल के साथ साथ आपका नॉन टेक्निकल भी इसमें कवर कराया जाए। नॉन टेक्निकल में क्या, MPG के इंडियाज मोस्ट अवेटेड वैकेंसी RRB JEE 2024 के लिए तेजस बैच है, इसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन CBT1 की कराई जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, वो चाहते हैं कि सर हमारा नॉन टेक भी अच्छा हो जाए तो मेरा सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाए कोई भी एग्जाम में। और आज का ट्रेंड आप देख रहे हैं SSC का कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि आपका नॉन टेक का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो अभी से आपका इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आज से डे बाय डे उस पर इंप्रूवमेंट करिए। तो उसके लिए AEC+ लेकर आया आपके लिए नॉन टेक महापैक, इससे आप नॉन टेक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, चलिए एक है टारगेटेड बैच, किसके लिए, SSC JEE 2024 के लिए। इसमें यह है कि आपको डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको SSC JEE के लिए कोर्सेस मिल जाएगा, आप इसको भी देख सकते हैं। अब क्या है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने पढ़ लिया, ओके, अब लगता है सर क्वेश्चन मैं कहां से प्रैक्टिस करूं, जब मैं TCS का एग्जाम देने जा रहा हूं तो क्या हो रहा है सर, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोडल प्रोविजन ज्यादा आ रहा है, जो कि आपको कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत सारा कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने आपकी मेहनत, जो आपकी जो TCS फोबिया है, जो आपका TCS का डर मन में बैठा है, उसको दूर करने के लिए AEC+ आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। क्या हम लोगों ने क्या किया कि जो अगर आप JEE का टारगेट कर रहे हैं, किसके लिए, JEE के लिए, तो अभ्यास JEE बैच, इसमें आपको TCS का क्वेश्चन तो मिलेगा प्लस स्टेट JEE का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग हम यहाँ पे 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना, 5000 ज्यादा क्वेश्चन। यानी कि सर क्वेश्चन की आपकी कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह डिटेल सॉल्यूशन में मिल जाएगा लोएस्ट प्राइस पे।
चलिए, अब अगर आप स्टेट क्या है कि एई जेई दोनों को अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो अभ्यास एई जेई बैच है, इसमें हम लोग लगभग 8,000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना? 8,000 ज्यादा क्वेश्चन। यानी कि आपको ये तो मिलेगा, साथ में इसमें एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा सर पीएसयू जितना भी एग्जाम करने को उसकी क्वेश्चन, और स्टेट जितना स्टेट ने एई का एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लब कर दिया है। और आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आपका काम है कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। ओके, चलिए। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि सर हम सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, हम 3 महीने एग्जाम में बचा हुआ है, सर हम चाहते हैं सब्जेक्ट को एक बार रिकॉल हो जाए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पता है कि रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रैश कोर्स बना दिया जिसका नाम है फास्ट ट्रैक पर। इसमें आपको एसएससी जेईई 2024 के लिए है, आपको इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएगा क्रिप्स माइनर में। मतलब सर इसमें क्या है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप यहां से पढ़िए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस बेस से आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, वीक है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसका भी सॉल्यूशन एसी प्लस लेकर आया है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। आप कोई भी ब्रांच से हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहां आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए। अब क्या है कि सर ये मिलेगा कहां, आपको कुछ नहीं, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एईसी प्लस एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन करिए और उसमें सारे कोर्सेज दिखने लगेगा। आपका काम है एनालिसिस करिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके बाद आप कोर्सेज को ले सकते हैं। ओके, ये सब का सर पीडीएफ कहां मिलेगा, आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन के टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिल जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को बीच में शेयर कर दे, बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।